गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। और पॉलिटिकल क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में आज हम लोग मैक्सिको ओलंपिक जो चैप्टर 3 है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं चैप्टर 3 के बारे में तो सबसे पहले आपका जो स्टार्ट होता है चीज़ें वो दिए गए हैं मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, क्योंकि इसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। चैप्टर 3 का आपका नाम है लोकतंत्र और विविधता। क्या इसमें चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं, क्या चीज़ें हैं इसमें, लोकतंत्र में कैसी विविधताएं पाई जाती हैं विश्व के देशों में, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। सबसे पहले मैं यदि बात करूं आप सबसे तो देखिए मैक्सिको ओलंपिक की एक कहानी बताई गई है इसमें कि मैक्सिको ओलंपिक होता है। आप लोग देख रहे हैं एक स्क्रीन पे आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, उसमें 3 लोग खड़े हैं और गले में सब लोग अपना बिल्ला लटकाए हुए हैं। 2 लोग मुट्ठी बांधे हैं एक, और मुट्ठी बांध करके क्या दिखाना चाहते हैं, एक क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, इसी के बारे में हम लोगों को देखना और समझना है। साथियों सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो इसमें कहा गया कि इस पृष्ठ पर जो तस्वीर है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था। अमेरिका में क्या चल रहा था? नागरिक अधिकार आंदोलन। और यह आंदोलन जो है एक प्रमुख घटना मानी जाती है, नागरिक अधिकार आंदोलन। यह 1968 में मैक्सिको सिटी से हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। यह नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में चल रहा था और वहाँ पर 1968 में मैक्सिको सिटी में एक ओलंपिक हुआ था और उस ओलंपिक में 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है, सिर झुकाए हुए तथा मुट्ठी ताने हुए कुछ 2 खिलाड़ी खड़े हैं और ये दोनों खिलाड़ी अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस हैं। कौन है? अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस हैं। और ये लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। टॉमी स्मिथ आपके स्वर्ण पदक जीते थे और जॉन कार्लोस कांस्य पदक जीते थे। वे जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए हुए पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश किया कि अमेरिका में जो अश्वेत हैं वे गरीब हैं। और स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान पहना हुआ है और अश्वेत लोग का जो आत्मगौरव का प्रतीक था यह काला मफलर। और कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में कुछ मनकों की माला पहना इन्होंने। अपने इस प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले जो रंग भेद की नीति थी, रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। और काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से अमेरिका में श्वेत और अश्वेत में भेदभाव किया जाता है। और काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियां अश्वेत लोगों की शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन पुरस्कार में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लटकाए हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई धावक भी थे जो अपनी जर्सी पे मानवाधिकार का बिल्ला लटका हुआ था। और एक पीटर नॉर्मन श्वेत थे जो ऑस्ट्रेलिया के थे। इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताते हैं। और कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था। इस तरीके से क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे?
पीटर नॉर्मन न तो अमेरिकी थे और न ही अश्वेत, तो क्यों इन्होंने विरोध में शामिल हुआ? क्यों ये टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस का समर्थन करते हैं और ये भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि मानवाधिकार, लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, लोगों के अधिकार प्रदान करने चाहिए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते जैसा विरोध इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है? तो मैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने इन लोगों को यह कार्य करने पर राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध माना, और विरुद्ध मानने के बाद वे दोषी करार देते हैं इन लोगों को और उनके पदक वापस ले लिए जाते हैं। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है। पीटर नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलियाई धावक थे, जो श्वेत थे, जो समर्थन कर रहे थे पीटर नॉर्मन और जॉन कार्लोस का, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस का समर्थन कर रहे थे पीटर नॉर्मन, और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई इनको। ऑस्ट्रेलिया की टीम में आपके जो पीटर नॉर्मन थे, इनको जगह नहीं दी जाती है। जब जगह नहीं दी जाती है और क्या किया जाता है, इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई थी। बहुत सारे विश्व के देशों ने इस बात को समझा कि अमेरिका में अभी भी नस्लीय भेदभाव, जो काले और गोरे का भेदभाव अभी भी चला करता है, और इन्होंने सफलता भी पाया। इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। इनके जो पदक थे वे वापस ले लिए गए, लेकिन सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर इनकी मूर्तियां लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उसकी अर्थी में कंधा देने के लिए टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस भी साथ में गए थे। तो वह एक परिदृश्य है, यह एक घटना है जो विश्व बिरादरी के सामने इन लोगों ने दिखाने का प्रयास किया। लेकिन अब समझने की बात हम लोगों को यहाँ पर यह है कि किस तरीके से टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस, पीटर नॉर्मन जो तरीका अपनाए, एक विरोध करने का तरीका इन लोगों ने अपनाया, यह जो तरीका था क्या सही था? जहाँ ये पढ़े थे वहाँ की स्कूल ने, यूनिवर्सिटी ने इनकी मूर्तियाँ बनवाई, 2 स्टैचू इनकी बनवाए, और वे खुश थे विश्वविद्यालय के लोग कि ये अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने का सही तरीका था। बट ओलंपिक संघ इसे सही नहीं मानता, क्योंकि वह राजनीतिक बयान मान रहा था। तो इस तरीके से अधिकारों को लेकर के जागरूकता समाज में जो फैलनी चाहिए, वो तरीका सही था। जहाँ पर भेदभाव हो रहे हों, सामाजिक कुरीतियाँ विद्यमान हों समाज में, तो वहाँ पर विरोध जरूर करना चाहिए शासन व्यवस्था को। अब हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर समानताएं क्या थी, असमानताएं क्या थी और विभाजन क्या था वहाँ पर। तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से सामाजिक बंटवारे, सामाजिक भेदभाव को का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे एक खिलाड़ी, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को भी देखा कि किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका में समाज बटी हुई थी। वहाँ की जो समाज थी, अनेक भाषा भाषी लोग थे, लेकिन वहीं पर एक देश बेल्जियम ने समानता अपनाया, अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यक का आदर किया। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी थी वहाँ पर, और पूरे बेल्जियम में जो बहुसंख्यक में थे डच लोग, वे लोग अल्पसंख्यक जो फ्रेंच थे उनको भी अधिकार प्रदान करते हैं, समानता की बात करते हैं और संघवाद स्थापित किया जाता है।
लेकिन श्रीलंका में जो कंडीशन घटा वह श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद अब अल्पसंख्यकों का आदर सम्मान नहीं करता। अगर हम भारत में देखें तो भारत में भी बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों का समान आदर करता है। जो पिछड़े तबके के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उनको कुछ समाज में संविधान में कुछ विशेष छूट दिए गए हैं। वे अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को संरक्षित कर सकते हैं। पिछले 2 अध्यायों में हमने नागरिक बंटवारे के कुछ स्वरूपों को देखा था। जैसे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में आपने देखा तो जो विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता था। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधताएं अलग अलग रूप में सामने आती हैं। कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की स्थिति में कुछ अंतर देखने को मिलता है, कुछ विविधताएं होती हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति होती कैसे है। सामाजिक जो भेदभाव उत्पन्न होता है वो किस आधार पर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी बुकों को पढ़ना, एनसीईआरटी पुस्तक के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है विभिन्न एग्ज़ामों के लिए। जैसे यूपीएससी के लिए तो एक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। सामान्य तौर पर सामाजिक भेदभाव जो होते हैं, सामाजिक विभाजन जो होती हैं, वो जन्म पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती हैं? जन्म पर आधारित होती है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म इस समुदाय या एक परिवार में हुआ है। तो जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर कि सामाजिक भेदभाव जन्म पर आधारित जो सामाजिक भेदभाव है, इसका अनुभव हम लोग अपने दैनिक जीवन में लगभग हमेशा करते रहते हैं। हमें अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, लंबा या छोटा हो, उसका चमड़ी गोरा हो, काला हो, उनकी शारीरिक क्षमताएं, अक्षमताएं अलग अलग हैं। सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप, अपने परिवार से अलग रहकर पसंद करते हैं। अपने माता पिता का जो धर्म है उस धर्म से परिवर्तन कर लेते हैं, दूसरा धर्म अपना लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई, विषय, पेशे, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। एक ही घर में अलग अलग तरह की विविधताएं देखने को मिलती हैं। ये भी हो सकता है कि एक ही माता पिता के 2 लड़के हों तो एक दूसरे धर्म को अपनाए, दूसरा दूसरे धर्म को अपनाए। पहला गोरा हो, दूसरा काला हो। पहला पढ़ने में अच्छा हो, दूसरा पढ़ने में खराब हो। पहला खेलने में अच्छा हो, दूसरा खेलने में खराब हो। तो इस तरीके से जो पसंद हैं लोगों के, उसमें कुछ अंतर दिखाई पड़ती है। इन सबके आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और जन्म पर आधारित नहीं होते। तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक विविधताएं हैं जो जन्म पर आधारित होती हैं कुछ, और कुछ जन्म पर आधारित नहीं भी होती हैं। और इस तरीके से समाज में हर सामाजिक विभिन्नताएं विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच टकराव का एक बहुत बड़ा कारण जरूर होती हैं, क्योंकि टकराव होता है। सामाजिक भेदभाव होगा तो टकराव होगा, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह से लोगों के बीच में पुल का भी काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने समूहों की सीमाओं में से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जैसे हमने देखा कि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस अश्वेत थे,
एफ्रो अमेरिकन थे। एफ्रो अमेरिकन का मतलब पहले अफ्रीका के थे, बाद में अमेरिकी नागरिक बन गए थे। जबकि पीटर नॉर्मन तो श्वेत थे, लेकिन तो भी उन्होंने टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस का साथ देते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति, उनका पंथ अलग है। यह भी संभव होता है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते हैं। अपने ही घर में देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमीर और गरीब में जो संबंध है वह अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग तरीके से लोग सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक ज़्यादा पहचान बनती है। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। हमारी पहचान एक अलग धारणा तय करती है। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। देखिए, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, लोग भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं। उन्हें अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है तो लोगों में यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। इसी से सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों तो एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। जैसे सामाजिक असमानता, पूंजीवाद को ले तो किसी भी देश में यदि आप जाएंगे तो गरीब और अमीर का अंतर आपको देखने को मिलेगा, और हर जगह जो अमीर हैं वे गरीबों का शोषण करते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो सकते हैं, हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिया में अंतर हो सकता है। जैसे उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण यदि हम लें तो दोनों की ईसाई बहुल देश हैं। ईसाई की जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भी लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। आयरलैंड में, उत्तरी आयरलैंड में जो वर्ग रहती है, धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ लोग कैथोलिक समुदाय के हैं और कैथोलिक समुदाय के लोग गरीब हैं, और लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड्स में वर्ग और धर्म के बीच में ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों अमीर और गरीब हैं। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों को बीच में भारी मार काट चलती रहती है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों अमीर गरीब हैं, जबकि उत्तरी आयरलैंड में आपने देखा वहाँ पर कैथोलिक समुदाय गरीब है, प्रोटेस्टेंट धनी है। सामाजिक विभिन्नताएं जो होती हैं वे एक दूसरे से गुथ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान हो जाती हैं, उन्हें संभालना तो खैर अपेक्षाकृत
आसान है, लेकिन जहाँ पर सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में नहीं रहती हैं, वहाँ पर इसे संभालना मुश्किल हो जाता है, टकराव उत्पन्न हो जाता है। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा हो, वहाँ पर अनेक समुदाय के लोग यदि रहते हैं तो अंतर होता है। भारत एक बड़ा देश है, अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, अनेक जाति धर्म मजहब के लोग रहते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश है, पर बेल्जियम में भी अलग अलग तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग थे, लेकिन उसने अंतर था समाज में। फ्रेंच की अपेक्षा डच लोग गरीब थे। फ्रेंच लोगों की वहाँ पर आर्थिक स्थिति अच्छी थी, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से समझदारी का काम दिखाया बेल्जियम गवर्नमेंट ने, और दोनों समुदायों ने, दोनों भाषा भाषी लोगों ने आपस में समानता का परिचय दिखाने का काम किया। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। अब ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं। भाई सिंपल सी बात है, दूसरे जगह से कोई व्यक्ति जाएगा तो अपनी संस्कृति को लेकर जाएगा, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं, क्योंकि कई जगहों पर जो समाज है वह अलग अलग है, अलग अलग बहुत सारे अंतर दिखाई पड़ते हैं। एक देश में केवल वहाँ के मूल निवासी जब नहीं रहते, दूसरे देश से भी लोग दूसरे देश में जाकर रहते हैं। समरूप समाज का मतलब होता है कि एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक सांस्कृतिक और जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती, उसे समरूप समाज कहते हैं। अब हम देखेंगे पिछले क्लास में, आगे क्लास में हम लोग देखेंगे कि सामाजिक विभाजनों में राजनीति कैसे होती है। सामाजिक विभाजन जो होते हैं, सामाजिक जो अंत से हमारे यहाँ जो जनरल समुदाय ओबीसी एससी एसटी जो विद्यमान है, इनमें राजनीति कैसे होती है। क्योंकि लोकतंत्र तो भाई पार्टी की चीज़ है, दो पार्टी जरूर होने चाहिए। भारत में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम से या राजनीतिक दलों के होने से लोकतंत्र में किस तरीके से राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक समूहों को अपने हित में साधने का प्रयास करते हैं। कोई राजनीतिक दल किसी एक सामाजिक समूह को सपोर्ट करता है, उनके हितों की बात करता है, कोई राजनीतिक दल दूसरे के हितों की बात करता है। इसी से आपसी टकराव और उत्पन्न होने लगते हैं, प्रतिद्वंदिता का माहौल बन जाता है। इस टॉपिक की चर्चा हम सब अगले क्लास में करेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आप सब लोग, जो भी लोग नए हैं वे जुड़ें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी उन्हें चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा समझ में नहीं आ सकती। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बेसिक चीज़ों को समझने के लिए पहले एनसीईआरटी के बुक को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विचार, कॉन्सेप्ट, आइडिया, थॉट यहाँ से मिलते हैं। इस चीज़ों को समझना पड़ता है, क्योंकि समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं उस पर आपको ध्यान केंद्रीकृत करना होता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। क्लास को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।